हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत 38वीं बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी तक जितने भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में लगभग 450 अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेद के उपखंड के रूप में है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है तो कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां तथा समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इन सूचियों का वर्णन हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक एवं धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के और भी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। और नए राज्यों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 एवं 3। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) में है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 वैसे 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना का अधिकार तथा आर्टिकल 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो सही आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। समान कार्य के लिए समान वेतन तथा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान 39 घ में है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की समस्त कार्यपालिकाई शक्ति निहित होगी। वह इसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां। 19 जुलाई 2007 को भारत के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार 12वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था, जबकि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 13वां था। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है तथा अनुच्छेद 111 का प्रयोग करते हुए ही भारत का राष्ट्रपति वीटो शक्ति का भी इस्तेमाल करता है। अनुच्छेद 111 में प्रावधान है कि कोई विधेयक जो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देगा, अपनी अनुमति रोक लेगा या यथाशीघ्र पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। अगला प्रश्न है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो सेम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है तथा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत केवल लोकसभा में हो सकती है, राज्यसभा में नहीं। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी कथन सही है। सीधे तौर पर राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई भी अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। अगला प्रश्न है, लेखानुदान बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारित है। सरकार द्वारा 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। 31 मार्च की रात्रि को 12 बजे भारत की संचित निधि को शून्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नए वित्तीय वर्ष में बजट पारित होने तक सरकार व्यय करने की स्थिति में नहीं रहती है। अतः बजट के साथ ही बजट की 1/6 राशि की मांग अग्रिम धनराशि के रूप में सरकार द्वारा की जाती है। इसे ही लेखा अनुदान की मांग कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और 1967 से यह परंपरा विकसित की गई है कि विपक्ष के सदस्य को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो यह भी कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये कथन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी।
इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल के 3 आधार दिए गए हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था: जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज्य के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 2016 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से।
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में बेंगलुरु में हुई थी। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965 में। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान न तो शुद्ध रूप से संघात्मक है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि प्रकृति में यह संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची का एक विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित होने से तथा रजिस्ट्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को।
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया तथा 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। अगला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार की रिट जारी करके करता है: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और ये भाग 3 में है। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान नहीं दिया गया था, परंतु न्यायालय के अलग अलग निर्णयों में प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया और उसके विस्तार को निर्धारित किया। जैसे रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, साकल पेपर्स बनाम भारत संघ, प्रभुदत्त चावला बनाम भारत संघ 1980 तथा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1) क में शामिल बताया और निर्धारित किया कि प्रेस पर पूर्व प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में यदि कोई संस्था अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी मामले में निर्णय दे देती है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले को अपने पास मंगाता है और उसे शून्य घोषित करता है और इस मामले की पुनः सुनवाई करता है। अधिकार परीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकारी को नियुक्ति के पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश देता है और यदि व्यक्ति असफल होता है तो उसे पद छोड़ने का आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और मौलिक कर्तव्य भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क में शामिल है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 21 क में है और ये मौलिक अधिकार है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये अनुच्छेद 17 में है और ये भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। और भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है, अतः राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, अतः विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा युद्ध के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। वे सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर। संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, तो ये भी कथन सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः वह भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन ए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा करने को कहेगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अभी मैंने बताया भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो कुल वैध मतों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है तो प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है और तब तक 1971 की जनगणना ही आधार वर्ष होगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 68 है और मेघालय में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है और मणिपुर में भी 60 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 330 एक क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। बिहार 40 प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश 29 प्रतिनिधि तथा पश्चिम बंगाल 42 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अगला प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? वर्तमान में पहले नंबर पर यूपी है,
जहां 80 सीट है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 48 सीट है। और तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है जहां 42 सीट है। ठीक है, वर्तमान में पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 89(1) तथा अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में ये पद रिक्त है और लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई थे 2014 से 2019 तक और इसके पश्चात ये पद रिक्त है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीना। अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय रूप से शून्यकाल कहा जाता है, क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है तथा एक राज्य पार्टी है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। नंबर 3, संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। और नेक्स्ट है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए होता है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है। और संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है
और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, दिल्ली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नए राज्यों के निर्माण का अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, अतः पृथक वनांचल राज्य बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, MN वेंकट चेलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकट चेलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जज हैं, यानी कि 33+1। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को लिखकर देता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4।
राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, और जहां इसका अस्तित्व नहीं है वहां केवल राज्यपाल और विधानसभा। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175(2). अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान पालिका परिषद। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय संसद के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। इस प्रकार भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकता है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया है कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी तथा ऑप्शन डी, मुंबई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसके क्षेत्राधिकार में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि हैं, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव तथा गोवा है। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। संविधान का अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कम करता होगा या छीनता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी,
जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को, और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलुगु देशम पार्टी। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ये सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो ये भी सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987। सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य को ही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत, और ये 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243(9) के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40, और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है तथा जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति तथा जिला परिषद। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का तथा सामुदायिक विकास का। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। पंचायती राज्य की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 में निहित है। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने पंचायतों की त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान के किस जिले में इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अशोक मेहता समिति ने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने तथा इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार में नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जन उपयोगी सेवाएं आती हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। इनके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50%
स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है जितनी कि लोकसभा को। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काका साहब कालेलकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, M3। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों का वरीयता क्रम एक समान है और ये 9 क के अंतर्गत आता है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और घटना चक्र के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।